सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम जानेंगे कृतिका का तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है। पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानूसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। आइए जानते हैं पाठ का सार। मेहमान के स्वागत की तैयारी। इस एकांकी में घर के मुखिया रामस्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक कर रहे हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रामस्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और वह सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके विचार दकियानूसी हैं। वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। रामस्वरूप की व्यवस्था। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपने बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप व्यवस्था के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। लड़के वालों का आगमन तथा उनका स्वागत सत्कार। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं। वे जल्दी ही हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ तो जो इंग्लिश लिखता था, उसकी तुलना में आज एमए की डिग्री भी फेल है। लड़के वालों के दकियानूसी विचार। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, पर लड़कियों की नहीं। उमा का प्रवेश। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे, वह गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो इसी कारण ये चश्मा लगाए हुए है। लड़के वालों का उमा से सवाल करना। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पूछते हैं, गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, इत्यादि। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई गाने लगती है कि गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। जब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या, वह चुप रहती है। उमा का लड़के वालों का जवाब देना। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है
क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता कि सिर्फ खरीदार ही दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। वह आगे कहती है, इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती? तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। उमा शंकर की पोल खोल देती है। उमा गोपाल से कहती है कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसे नौकरानी ने डांटा तो उसके पैरों में गिरकर इसने माफ़ी मांगी और वहाँ से भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा जवाब देती हुई कहती कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुँह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने क्या हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था? शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण। गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और जहाँ वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं तो उमा ये कहकर उन्हें और चढ़ा देती है कि घर जाकर ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। तो छात्रों, ये तो था रीढ़ की हड्डी पाठ का सार। इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए और कुछ प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे और आपका यूटी का सिलेबस भी अभी दिया जाएगा। उसको देखकर अपने यूटी की तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।